Artificial Intelligence Revision 2025. So we are going to revise our concepts of AI for 2025 एग्ज़ाम। तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे 2024 के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कुछ कॉमन यूसेज, फेस लॉक के थ्रू मोबाइल को लॉक करना, उसमें कंप्यूटर विजन का यूज़ होता है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, यानी कि अगर हम किसी वेबसाइट में जाकर कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो वेबसाइट हमें दूसरे प्रोडक्ट के लिए रिकमेंड करता है, जिसमें डाटा साइंस का यूज़ होता है। वर्चुअल असिस्टेंट, एआई सिस्टम विच हेल्प्स यू बाय लिसनिंग टू यू। आप उसमें वॉइस कमांड देते हैं एंड देन इट विल गिव यू द प्रॉपर आउटपुट। एंड वेदर फोरकास्ट इज़ यूजिंग डाटा साइंस टू प्रेडिक्ट वेदर। तो ये सब कुछ कॉमन applications of AI हैं। But what actually AI is? When a machine possesses the ability to mimic human traits, that is to make decisions, predict the future, learn and improve on its own, it is said to have artificial intelligence. तो जब किसी मशीन के पास ये क्षमता होती है कि वो ह्यूमन ट्रेट्स यानी कि ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स को वो कॉपी कर सके, जैसे कि डिसीजन ले सके, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके, लर्न एंड इम्प्रूव ऑन इट्स ओन, और धीरे धीरे वो सिस्टम बेहतर होता जाए, कोई रूल के आधारित पे नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पे वो बढ़ता जाए। एआई क्या करता है, हमेशा प्रयास करता रहता है कि वो आपको समझे और आपको आउटपुट और रिफाइंड करके आपके हिसाब से देता है। सो दिस इज़ व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़। मूविंग टू वन ऑफ द क्वेश्चन विच हैज़ कम इन 2024, और ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द एफिशिएंसी ऑफ एन एआई प्रोजेक्ट, कि एआई प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी में इन चारों में से कौन सी चीज़ एआई के एफिशिएंसी को बढ़ाता है। नंबर 1, हाई मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, रेलिवेंट एंड ऑथेंटिक ट्रेनिंग डाटा, मिनिमल प्री प्रोसेसिंग एंड लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज। हाई मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि वो सिस्टम बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से बना हुआ है, इसको समझना आसान नहीं है। रेलिवेंट एंड ऑथेंटिक ट्रेनिंग डाटा, रेलिवेंट मतलब जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, और ऑथेंटिक ट्रेनिंग डाटा का यूज़ किया जा रहा है एआई सिस्टम को ट्रेन करने के लिए। मिनिमम प्री प्रोसेसिंग, दैट इज़ कि जो डाटा एक्वायर किया गया है उसको, उससे जब ट्रेनिंग देनी है तो उसको जैसा जैसा रॉ डाटा मिला है उसको उसी फॉर्म में ही ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसको ज़्यादा प्रोसेस किया नहीं गया। एंड लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज, कि आपके पास कुछ पर्याप्त मात्रा में जो आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे मेमोरी की हो या हार्ड डिस्क की हो या प्रोसेसर की हो, वो आपके पास ज़्यादा नहीं है। लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज से आपको काम को कर रहे हैं। तो इन चारों में से कौन सी चीज़ एफिशिएंसी बढ़ाएगा? सो लेट्स सी फर्स्ट वन, हाई मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। अगर ऐसा होगा तो ऑपरेट करना उसको डिफ़िकल्ट हो जाएगा। रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक ट्रेनिंग डाटा होगा तो उससे आपकी एआई प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और मिनिमल प्री प्रोसेसिंग, नॉट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, यानी कि डाटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है। एंड लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज, नॉट फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट। सो लेट्स सी व्हाट डाटा प्री प्रोसेसिंग मीन्स। इट रिफर्स टू द स्टेप्स टेकन टू प्रिपेयर रॉ डाटा फॉर यूज इन एआई मॉडल्स। तो जो स्टेप्स हम लेते हैं ताकि जो रॉ डाटा है उसको एआई मॉडल में यूज़ करने के पहले उसको क्या करना है, रिफाइन करना है, बेटर करना है। इट इन्वॉल्व्स क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। क्लीनिंग मतलब है कि डाटा में से इनवैलिड वैल्यूज़ या कुछ कहीं पे इंफॉर्मेशन गलत आ गई है या कोई कहीं पे एक्स्ट्रा कैरेक्टर लग गया तो उसको हटाना है। ट्रांसफॉर्मिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा टू मेक इट सुटेबल फॉर एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग, यानी कि सिखाने के पहले का प्रोसेस। According to researchers, intelligence primarily involves which of the following abilities? अगर अब यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं हो रही बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात हो रही, तो उस पर भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो अगर इंटेलिजेंस की बात हो रही तो इसमें कौन सी चीज़ें प्राइमरी तरीके से इंटेलिजेंस का पार्ट है? नंबर 1, मेमोराइजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको याद कर लेना इंटेलिजेंस है। परसीविंग और इन्फरिंग इंफॉर्मेशन एंड अप्लाइंग इट एडेप्टिवली, कि आपने आसपास की चीज़ों को देखना और देख के उसको समझना और जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से उसको अप्लाई करना। रिपीटिंग लर्न बिहेवियर्स विदाउट चेंज, कि जो चीज़ आपने बिहेवियर सीख लिया अब आप उसी को ही रिपीट करते जा रहे हैं और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। रिएक्टिंग इंस्टिंक्टिवली विदाउट थिंकिंग, कि किसी ने आपसे कुछ कहा इमिडिएटली आपने तड़ाक से जवाब दे दिया या रिप्लाई कर दिया या एक्शन कर लिया, तो वहाँ पे बिना सोच के अगर आप रिफ्लेक्स एक्शन से अपने एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या वो इंटेलिजेंस में आता है? आंसर इज बी, परसीविंग और इन्फरिंग इंफॉर्मेशन एंड अप्लाइंग इट अडेप्टिवली। जहाँ पे आप कोई सी चीज़ को आसपास की चीज़ों को देख के आप सीखते हैं, फिर उस नॉलेज को यूज़ करते हैं अपने आगे के केस के लिए। Which of the following is not one of the type of intelligence
in Gardner's multiple intelligence theory? तीसरा क्वेश्चन है जिसमें 4 इंटेलिजेंस आपके सामने है और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर गार्डनर जिसने 9 इंटेलिजेंस बताए थे, तो इन चारों में से कौन सा नहीं आता है। फर्स्ट इज़ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, सेकंड इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, थर्ड इज़ म्यूजिकल इंटेलिजेंस, फोर्थ इज़ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है जो कि गार्डनर्स के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में नहीं आता है। सो द आंसर इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जगह पे इंटरपर्सनल स्किल्स और इंट्रापर्सनल स्किल या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इसको लिया गया है। इंट्रापर्सन मतलब अपने आप अपने इमोशंस को समझना, और इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के इमोशंस को समझना, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आउट ऑफ 9, जिसमें एक गलत है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ये पार्ट है। तो आइए देख लेते हैं सारे इंटेलिजेंस को एक बार। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस जो आसपास के पर्यावरण को समझते हैं, जैसे कि फार्मर्स होते हैं। इंटरपर्सनल एक दूसरे को समझना। इंट्रापर्सनल खुद को समझना। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसको बीट्स का, रिदम का, ट्यून्स का नॉलेज होना। मैथमेटिकल लॉजिक इंटेलिजेंस जो मैथ्स में बेटर होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी जिनकी अच्छी होती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस लैंग्वेज से रिलेटेड है, बातचीत करना, अलग अलग लैंग्वेजेस समझना। स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस आसपास की चीज़ों को देखना और अपने दिमाग से ये चीज़ क्रिएट करना कि 3D मॉडल को क्रिएट करना, या जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो सोचते हैं कि किस तरीके से हम इस स्पेस में कोई बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस, जो किसी 3D मॉडल या स्फीयर या ऑब्जेक्ट से डील करते हैं। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू बॉडीली पार्ट मूवमेंट्स को जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं और जो डांसर हुए उनके पास ये इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि वो अपने बॉडी को एक प्रॉपर रिदम में मूव करा सकते हैं, प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पीड से मूव करा सकते हैं। सो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड इन दैट केस। Existential intelligence simply means the ability to think deeply about big questions related to human existence, like the meaning of life, death, and our place in the universe. Okay, next question. Intrapersonal intelligence is a concept that measures an individual's ability to understand others' emotions and feelings, assesses one's proficiency in mathematics and logical reasoning, describes the level of self-awareness someone has starting from realizing weaknesses, strengths to recognizing their own feelings. And the fourth is evaluates an individual's spatial navigation and visualization skills. So the first option दूसरे के बारे में जानना। B है assess one's proficiency in mathematics and logical reasoning. दूसरा ऑप्शन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस है। थर्ड ये बता रहा है कि खुद को समझने की क्षमता। दिस इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रा मतलब होता है स्वयं से संबंधित और इंटर मतलब होता है दूसरों से संबंधित। चौथा विकल्प है स्पेशल इंटेलिजेंस। Next question. A baby learning to categorize and recognize animals comes under which feature of intelligence? तो इन चारों में से कौन सा कैटेगरी है, कौन से कैटेगरी में ये हमारा फीचर आएगा जिसमें एक बच्चा एनिमल्स को पहचानना शुरू करता है? Is it ability to interact with the real world, or reasoning and planning, learning and adaptation? Fourth is decision making. So the right answer is learning and adaptation. So as you can see, एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड के अंडर में आता है स्पीच एंड इमेज रिकग्निशन, यानी कि स्पीच एंड इमेज रिकग्निशन ये हमारे एग्जाम्पल है कि इस एबिलिटी का कि जो रियल वर्ल्ड से हम जो इंटरेक्ट करते हैं। और रीजनिंग एंड प्लानिंग के अंडर में आएगा डील विद अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। तो हमारे अंदर अगर रीजनिंग एंड प्लानिंग की अगर कैपेसिटी है तो हम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से हम डील कर पाएंगे और हम उसमें घबराएंगे नहीं। द सेम वे लर्निंग एंड एडेप्टेशन की अगर कैपेबिलिटी है तो जो छोटा बच्चा जो आसपास की चीज़ों को देख के समझता है और अपने आप को अडेप्ट करता है, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, तो ये सब उसके लर्निंग एंड एडेप्टेशन के स्किल्स में आता है। एंड डिसीजन मेकिंग, वेइंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द एनी सिचुएशन, इसके बारे में आपको CBSE के PDF में मिल जाएगा एट पेज नंबर 11। इन अदर वर्ड्स वी मे डिफाइन इंटेलिजेंस एज एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड एक्ट, मॉडलिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड गिवन इनपुट। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, हो सकता है इस पे MCQ बन के आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, विच फीचर ऑफ AI हेल्प्स टू सेंड कस्टमाइज्ड नोटिफिकेशन अबाउट आवर ऑनलाइन शॉपिंग डिटेल्स और टू क्रिएट प्लेलिस्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वेस्ट। तो AI का कौन सा फीचर है जिससे हमें कस्टमाइज नोटिफिकेशन मिलता है? कस्टमाइज नोटिफिकेशन मतलब कि नोटिफिकेशन जो हमें मिल रहा है वो
किसी और को नहीं मिलेगा, वो हमारे प्रेफरेंस के आधार पर ही मिलेगा। सो 1 is recommendation, 2 is sentiment analysis, 3rd speech recognition and 4th is forecasting. So ये बहुत आसान है। द आंसर इज रिकमेंडेशन। और जिसमें रिकमेंडेशन में डाटा साइंस का यूज़ होता है। डाटा साइंस जो हम लोग के हैबिट्स और प्रेफरेंस को एनालाइज करके प्रेडिक्शन करता है। और सेंटिमेंट एनालिसिस का यूज़ होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, जहाँ पे टेक्स्ट को पढ़ के एआई सिस्टम कस्टमर्स के मूड को एनालाइज करता है। 3rd स्पीच रिकॉग्निशन, ये भी हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में है। एंड फोरकास्टिंग डाटा साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिचुएशन है कि जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐप्स को बैन कर दिया और ये कहते हुए कि जो दूसरे नेशन है जो कि हमारे विरुद्ध है वो हमारे डाटा को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ये एआई के किस टर्म से ये रिलेटेड है? एआई एथिक्स, डाटा प्राइवेसी, एआई बायस, एआई एक्सेस। तो इसमें देखा जाए तो ये 2 से रिलेटेड है, लेकिन एक से बहुत करीबी रिलेशन रखता है। सो दैट इज मोस्ट रिलेवेंट आंसर विल बी डाटा प्राइवेसी। एआई एथिक्स इंक्लूड डाटा प्राइवेसी, एआई एक्सेस, एआई फॉर किड्स, अनएम्प्लॉयमेंट। और इसमें एआई एथिक्स के सब पार्ट होते हैं ये सब। तो ये एआई एथिक्स का तो पार्ट है ही, लेकिन डाटा प्राइवेसी क्योंकि हमारा डाटा जो है वो ऐप उस तरीके से यूज़ करा जो हमें नहीं पसंद है, देन इट कम्स अंडर डाटा प्राइवेसी। यानी कि हमने उसको किसी पर्पज़ के लिए डाटा दिया लेकिन वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। सो दैट कम्स अंडर डाटा प्राइवेसी। एआई एक्सेस मतलब होता है कि जहाँ पे कोई एआई का सॉफ्टवेयर है या मॉडल है जिसको हर कोई इक्वली एक्सेस करने को उसको नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। हो सकता है कि वो उसका लैंग्वेज डिफरेंट है या वो उतना पे नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज़ों के कारण एआई एक्सेस में जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ कॉल्ड एआई एक्सेस प्रॉब्लम। ओके। और 3rd है एआई फॉर किड्स, कि हमें एआई बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि अगर उसको किड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें किड्स रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जिससे किड्स मिसगाइड हो जाए या गलत ट्रैक पे चले जाए। 4th इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, कि एआई बनाते वक्त डेवलपर को ये भी ध्यान रखना है कि वो कोई ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट कर दे जिसमें बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जिससे उन लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और बाकी कुछ लोगों के लिए ये फ़ायदा हो जाएगा। सो डाटा प्राइवेसी इज़ द मोस्ट रिलेवेंट आंसर इन दिस केस। 7th question. An AI voice assistant is trained primarily on English and struggles with regional languages. तो एक AI असिस्टेंट बनाया गया जो कि इंग्लिश में तो बहुत इजीली समझ जाता है लेकिन रीजनल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, मेकिंग इट लेस यूजफुल फॉर नॉन इंग्लिश स्पीकर्स। विच एथिकल प्रिंसिपल द AI सिस्टम इज लैकिंग? तो इन चारों में से कौन सा प्रिंसिपल है जो AI फॉलो नहीं करा? क्या AI बायस अनबायस होना चाहिए या AI एक्सेस या डाटा प्राइवेसी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? तो कौन से प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं कर रहा? द आंसर इज AI एक्सेस, जो मैंने पहले बताया था कि इसमें हर किसी को ये बराबरी रूप से इसका यूज़ करने को नहीं मिल पा रहा, कुछ लोग लैंग्वेज के कारण उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। AI एक्सेस, सिंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज स्टिल अ बडिंग टेक्नोलॉजी मतलब अभी उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, नॉट एवरीवन हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस इट। The people who can afford AI-enabled devices make the most of it, while others who cannot are left behind. तो जो AI-enabled डिवाइस को ख़रीदने को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन भी देखेंगे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके काम को ईजिली कर देंगे, तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। तो अगर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उनका काम पीछे रह जाएगा और जो अफोर्ड करेंगे वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। दिस विल क्रिएट अ गैप. Because of this, a gap has emerged between the two classes of people and it gets widened with the rapid advancement of technology. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसको यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, और जो नहीं यूज़ कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे। सपोज़ करिए कि आप फ़ोन पे अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और उनसे सलाह ले रहे हैं कि आपको कौन से जूते खरीदने चाहिए, और फिर कुछ देर बाद आपको अलग अलग वेबसाइट से जूतों के रिकमेंडेशन आने लगे, तो ऐसे सिचुएशन के लिए कौन सा टर्म सही रहेगा? The options are data privacy, product recommendation, AI bias या natural language processing. तो इसका सही जवाब है डाटा प्राइवेसी, क्योंकि यहाँ पे हम वेबसाइट में जाके सर्च नहीं कर रहे हैं. दिस इज नॉट द केस ऑफ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग एनी ऐप नॉर वी आर सर्चिंग ऑन इंटरनेट. हम तो दोस्त से बात कर रहे हैं, दोस्त से जो बात कर रहे हैं हम ये नहीं चाह रहे कि हमारा कोई ऐप उसको सुने और उसके हिसाब से हमें मैनिपुलेट करे. इनमें से डाटा साइंस के लिए कौन सी बात सही नहीं है? Combines domain expertise and programming.
डोमेन एक्सपर्टीज से मतलब जिस व्यवसाय के लिए एआई मॉडल बना रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना, जिसको प्रोग्रामिंग के साथ बेहतर बनाना है, मैथमेटिक्स का ज्ञान होना, प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज में उसे होना, या फिर डाटा का कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना। डाटा साइंस केवल एआई या प्रोग्रामिंग ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ कई फील्ड्स की जानकारी होना उसके लिए ज़रूरी होता है, इसलिए वो तो होना ही चाहिए। साथ में डाटा साइंस में मैथमेटिक्स की भी नॉलेज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। डाटा कलेक्ट करना कैसे है और उसको एक्सप्लोर कैसे करना, ये सब डाटा साइंस के पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज में हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उस वक्त हम लोग डाटा को कैसे कैप्चर करना है उसके बारे में नहीं सोचते। डाटा साइंस इज़ अ डोमेन ऑफ एआई रिलेटेड टू डाटा सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन विच द सिस्टम कलेक्ट्स न्यूमरस डाटा, maintains data sets and derives meaning sense out of them. The information extracted through data science can be used to make a decision about it. Data system मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जिसमें डाटा को स्टोर करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, और प्रोसेसेस मतलब जो प्रोग्राम्स जिसके थ्रू डाटा को एनालाइज करना है, एंड डिराइव्स मीनिंग आउट ऑफ देम, और उसमें से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना। द इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड थ्रू डाटा साइंस कैन बी यूज टू मेक अ डिसीजन अबाउट इट। और एक बार डाटा जब हमें मिल जाता है और उसमें सब इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो हम उससे बहुत मीनिंगफुल और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं ताकि हमारा काम बेहतर हो। During the data exploration stage of the AI project cycle, what is not the primary goal related to data? The options are collect, clean, pre-process and analyze. डाटा एक्सप्लोरेशन स्टेज में इनमें से कौन सा नहीं होता है? कलेक्ट करना, डाटा को क्लीन करना, प्री प्रोसेस यानी कि उसको प्रिपेयर करना, और एनालाइज करना। तो इसका सही जवाब है कलेक्ट, क्योंकि कलेक्ट जो होता है वो डाटा एक्विजिशन स्टेज में होता है और उसके बाद डाटा एक्सप्लोरेशन होता है। तो गोल ऑफ डाटा एक्सप्लोरेशन इज टू क्लीन, प्री प्रोसेस एंड एनालाइज द डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड इनसाइट्स। कलेक्शन हैपेंस इन डाटा एक्विजिशन स्टेज। Which type of representation modeling stage requires for its machines to make the data understandable? Is it textual, mathematical, graphical or visual? मॉडलिंग स्टेज में हमें अपने एआई सिस्टम या एआई मॉडल को ट्रेन करना होता है डाटा के थ्रू, तो वहाँ पे हम विजुअल डाटा देंगे या ग्राफिकल डाटा देंगे तो वो उसके काम का नहीं है, तो उसको चाहिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। वाई? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेक्स द डाटा अंडरस्टैंडेबल फॉर ह्यूमंस एज वी कैन डिस्कवर ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स आउट ऑफ इट। तो ह्यूमंस के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, बट व्हेन इट कम्स टू मशीन्स एक्सेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, इट नीड्स द डाटा इन द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ नंबर्स, which is binary zeros and ones. 12. If you have a random data of 1000 dog images and you wish to understand some pattern out of it, you would feed this data into which type of learning model? यानी अगर हमें अपने डाटा में से पैटर्न निकालना हो तो हमें कौन सी लर्निंग मॉडल में डाटा को फीड करना होगा? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट या रूल बेस्ड मॉडल? इसमें रूल बेस्ड तो बिल्कुल ही ऑपोजिट आंसर हुआ, क्योंकि लर्निंग बेस्ड मॉडल का ऑपोजिट होता है रूल बेस्ड, जिसमें पहले से इंस्ट्रक्शंस फीड रहते हैं। और सुपरवाइज में हम लेबल्ड डाटा देते हैं, यानी कि हमें पता होता है कि जो हम डाटा दे रहे हैं वो किस प्रकार का है, उसका आंसर क्या होगा। अनसुपरवाइज में हम अनलेबल्ड डाटा देते हैं और जिसमें से हमें पैटर्न्स मिलता है। सो करेक्ट आंसर इज अनसुपरवाइज्ड। द मशीन माइट कम अप विद पैटर्न्स विच आर ऑलरेडी नोन। तो हो सकता है कि मशीन आपको वो पैटर्न दे जो आपको पहले से पता हो, या कुछ वो ऐसे पैटर्न वो अपनी तरफ से दे जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। The process of finding a model for distinguishing the data into continuous real values instead of using discrete values. Options are classification, regression, reinforcement, and rule-based. यहाँ पर उस मॉडल की बात हो रही है जो कंटिन्यूस डाटा पे काम करेगा और डिस्क्रीट पे नहीं। तो कंटिन्यूस डाटा पे कौन डील करता है? रिग्रेशन मॉडल। और क्लासिफिकेशन डिस्क्रीट डाटा पे करता है। कंटिन्यूस डाटा मीन्स ऐसा जिसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, फ्रैक्शन पार्ट में होगा, लेकिन डिस्क्रीट में होल नंबर्स होते हैं। रिग्रेशन मॉडल का यूज़ प्रेडिक्शन के लिए होता है, जैसे सैलरी प्रेडिक्ट करना या वेदर फोरकास्ट करना, जिसमें जो वैल्यूज़ हम लोग देते हैं वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में ही देते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी फ्रैक्शन पार्ट हो सकता है। और डिस्क्रीट का यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए। डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट एंड काउंटेबल, यानी जिनको हम अलग अलग देख सकें, अलग अलग कर सकें और उनको काउंट कर सकें 1 2 3 4 करके। एंड कॉन्टीन्यूस मीन्स वैल्यू विच कैन बी इन फ्रैक्शन पार्ट। Now a quick glance at the different types of learning models: supervised learning, unsupervised and reinforcement. तो सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन में हमारा कौन सा कीवर्ड आता है। Learns from labeled data, that is supervised learning. Learns from unlabeled data, कि जो डाटा इसको दिया जाता है उसमें कोई लेबलिंग नहीं होती है। And reinforcement learning learns by interacting with an environment. Reinforcement learning में ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों में ही किसी भी ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेकेंड, इनपुट डाटा, तो जो डाटा दिया जाता है सुपरवाइज में, दैट इज लेबल्ड डाटा।
that is answers are provided along with the data. Unsupervised learning में unlabeled data, no answers are provided. And reinforcement learning, no initial data, learns from actions and rewards. तो ये जो हमारा मॉडल होता है जिसको हम एजेंट बोलते हैं, ये जिस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा होता है वो उसी से ही रिवार्ड या पेनल्टी लेता है. जैसे कि कोई एक ऐसा मॉडल है जो कि गेम खेलेगा, गेम खेलने वाला मॉडल है, तो वो गेम ही उसको बताएगा कि तुमने ये लेवल क्रॉस किया है कि नहीं किया है. अब तीनों का गोल देख लेते हैं. तो सुपरवाइज लर्निंग का मेन गोल होता है क्लासीफाई करना डाटा का, अनसुपरवाइज लर्निंग का गोल होता है पैटर्न्स फाइंड करना, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कि वो अपने एक्शन को इससे सुधारे कि उसको एनवायरनमेंट से मैक्सिमम रिवार्ड मिले. फीडबैक कौन देता है? सुपरवाइज लर्निंग में डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है. जो प्रोग्रामर होता है उस वही तुरंत बताएगा कि तुम्हारा जो आउटपुट आ रहा है वो सही कि गलत है. अनसुपरवाइज लर्निंग, नो फीडबैक, नो करेक्ट आंसर इज गिवन टू द सिस्टम. इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग द फीडबैक इज गिवन थ्रू रिवार्ड्स और पेनल्टीज बाय द एनवायरनमेंट. रियल लाइफ एग्जाम्पल, वेदर फोरकास्टिंग सुपरवाइज में हो सकता है. स्पैम डिटेक्शन होता है क्लासीफाई करने का. अनसुपरवाइज में कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट बास्केट एनालिसिस. कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब ग्रुप ऑफ कस्टमर जो एक ही तरीके की चीज़ें परचेज कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में रखना, और अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसके साथ साथ कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड किया जा सकता है, दैट कम्स अंडर मार्केट बास्केट एनालिसिस. और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का गेम प्लेइंग, चेस, वीडियो गेम्स या रोबोट्स में यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A neural network is divided into multiple layers and each layer is further divided into several blocks called nodes. तो जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड होते हैं और हर लेयर में कुछ कंप्यूटेशनल यूनिट होते हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और उनको बोलते हैं नोड्स. नो प्रोसेसिंग अकर्स एट द डैश लेयर. तो आपके पास ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, इनपुट एंड आउटपुट. आपको पता है कि जो हिडन लेयर्स है वो उसमें प्रोसेसिंग होती है और इसका करेक्ट आंसर होगा इनपुट एंड आउटपुट. तो आपके CBSE PDF में भी आप ध्यान दीजिएगा कि इट इज़ रिटन देयर कैन बी मल्टीपल हिडन लेयर्स इन अ न्यूरल नेटवर्क सिस्टम एंड द नंबर्स डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शन फॉर विच द नेटवर्क हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड. तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि न्यूरल नेटवर्क में जो लेयर्स होते हैं वो कितने होंगे, ये किस बात पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो काम उसको करने जा रहा है वो न्यूरल नेटवर्क, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितनी ज़्यादा है. तो जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल होगा उतना कैलकुलेशन करना होगा और उतने ही लेयर्स होंगे फॉर विच द नेटवर्क हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड. ऑल्सो द नंबर ऑफ नोड्स इन ईच लेयर कैन वेरी अकॉर्डिंगली. तो जो नोड्स नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो भी कोई फिक्स नहीं होता. द लास्ट हिडन लेयर पासेस द फाइनल प्रोसेस डाटा टू द आउटपुट लेयर which then give it to the user as the final output. Similar to the input layer, output layer too does not process the data which it acquires. It is meant for user interface. तो as it is mentioned here कि input layer जैसे ही output layer भी processing नहीं करता है. Some of the features of neural network are listed below. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि न्यूरल नेटवर्क के फीचर्स कौन से. ये MCQ में भी हो सकता है या डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है. द फर्स्ट इज न्यूरल नेटवर्क सिस्टम्स आर मॉडल्ड ऑन द ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम. तो ह्यूमन का जो ब्रेन है और जो नर्वस सिस्टम है ये उस पे मॉडल है, ये उसको एक तरीके से मिमिक करता है. दे आर एबल टू ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट फीचर्स विदाउट इनपुट फ्रॉम द प्रोग्रामर. तो जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं उसको जो प्रोग्रामर होता है वो इनपुट फीड नहीं करता, खुद नहीं बताता कि यहाँ से तुम्हें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये ऑब्जेक्ट को देख के खुद अपने आप से एक्सट्रैक्ट कर लेगा. जैसे कि फेस रिकग्निशन सिस्टम जो होता है वो शक्ल को देख के वो खुद ही अपने आप पॉइंट्स ढूंढ लेता है कहाँ से उसको आइडेंटिफाई करना है. थर्ड, एवरी न्यूरल नेटवर्क नोड इज़ एसेंशियली अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. तो जो डीप लर्निंग के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क होता है और उसके अंदर जो लेयर्स होते हैं और लेयर्स में जो नोड्स होता है वो हर नोड जो होता है वो सब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं. इट इज़ यूजफुल व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर विच द डाटा सेट इज़ वेरी लार्ज. तो जहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा सेट है जिसको प्रोसेस करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है, वहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का यूज़ बढ़ जाता है. नंबर 14, द अर्लीस्ट एप्लीकेशंस ऑफ डाटा साइंस वर इन. तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन डाटा साइंस का यूज़ होता था वो कहाँ पे यूज़ हो रहा था, तो इसके ऑप्शन है फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन, जेनेटिक्स, इंटरनेट सर्च या टारगेट एडवर्टाइजिंग. तो किस पर्पज़ के लिए सबसे पहले डाटा साइंस का यूज़ किया गया, तो टारगेट एडवर्टाइजिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट जिस यूज़र के लिए है उसी पे पहुँचे, दैट इज़ टारगेट एडवर्टाइजिंग. तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन. द अर्लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस वर इन फाइनेंस. तो फाइनेंस कंपनी के द्वारा ये यूज़ किया जाता था डाटा साइंस का, ताकि पता चले कि कितना फ्रॉड हो सकता है या कितना लोन वापस नहीं आएगा. क्योंकि लोन देते वक्त
कंपनीज बहुत डाटा कलेक्ट करती है और बाद में जब जब उनको लोन नहीं मिलता तो डाटा साइंस का यूज़ करके पता चल सकता है कि किस तरीके के लोगों के द्वारा लोन वापस नहीं आएगा। 15. Display banners on various websites to the digital billboards at the airports are examples of use of data science for digital ads, internet search, website recommendation, target advertising. डिजिटल एड्स, जो डिजिटल एड्स मतलब है कि एड्स क्रिएट करना डिजिटली कंप्यूटर पे, इंटरनेट सर्च, वेबसाइट रिकमेंडेशन कि वेबसाइट पे रिकमेंडेशंस होते हैं, और टारगेट एडवर्टाइजिंग यानी कि जिस प्रकार के ऑडियंस वहाँ पे हैं उन्हीं को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट आना। और क्वेश्चन है डिस्प्ले बैनर्स ऑन वेरियस वेबसाइट टू द डिजिटल बिलबोर्ड्स। तो यहाँ पे डाटा साइंस का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? द करेक्ट आंसर इज टारगेट एडवर्टाइजिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्प्ले बैनर्स ऑन वेरियस वेबसाइट्स टू द डिजिटल बिलबोर्ड्स एट द एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स में जो बिलबोर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े डिजिटल हमारे डिस्प्ले होते हैं जहाँ पे एड्स देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर डिसाइडेड बाय यूजिंग डाटा साइंस एल्गोरिदम। तो डाटा साइंस के द्वारा ही वो सब निर्धारित होते हैं कि कहाँ पे कौन सा ऐड चलेगा। तो इसलिए डिजिटल ऐड पे हायर CTR मतलब होता है कॉल थ्रू रेट, यानी कि जितनी बार एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो रहा है उसमें से ज़्यादा परसेंटेज के लोग उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। देन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट्स, दे कैन बी टारगेटेड बेस्ड ऑन यूज़र्स पास्ट बिहेवियर। तो जनरली यूज़र के पास्ट बिहेवियर पे डिपेंड होता है। वेबसाइट में तो खैर होता ही है कि जो जिस तरह के कस्टमर्स जा रहे हैं उनको वैसे ही एडवर्टाइजमेंट दिखाई पड़ रहा है। Question number 16. Process of assigning an input image one label from a fixed set of categories. Options are classification, object detection, classification plus localization or instance segmentation. द करेक्ट आंसर इज क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन में ही हम लोग इमेज को एक लेबल प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट्स सी द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर विजन में जब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है तो दो कैटेगरीज मेन बनते हैं। वन इज़ रिलेटेड टू सिंगल ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड इज़ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो सिंगल ऑब्जेक्ट्स ये हमारे जो कंप्यूटर विजन का पार्ट है, जिसमें अगर एक इमेज में कोई एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अगर उसको पहचान लिया, उसको लेबलिंग दे दी, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सो इन दिस असाइनिंग लेबल टू इमेजेस क्लासिफिकेशन। दूसरे में उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर लिया और वो कितने एरिया के अंदर है, उसको बॉक्स के अंदर अगर हमने कैप्चर कर लिया, दैट मीन्स दैट AI इज़ कैप्चरिंग एंड इट इज़ मार्किंग द लोकेशन, दैट इज़ कॉल्ड लोकलाइजेशन। क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। तो इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में अगर यही चीज़ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ब्लॉक में लोकलाइजेशन किया और साथ ही साथ बताया कि ये जो रेड कलर का है वो कैट है, ब्लू कलर वाला वो डॉग है। देन दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कि वो अलग अलग इमेजेस के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पा रहा है। फाइंडिंग इंस्टेंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट सच एज फेसेस, बाईसाइकिल्स एंड बिल्डिंग्स, दिस कम्स अंडर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। एंड फाइनली जब कैट जो हमारा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर विजन है, जिसमें वो एक एक पिक्सल को मार करके बता रहा है कि इतनी बाउंड्री जो है वो किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। सो हेयर डिटेक्टिंग इंस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, गिविंग देम अ कैटेगरी एंड देन गिविंग ईच पिक्सल अ लेबल। तो जितने भी पिक्सल्स है उसको लेबल प्रोवाइड कर दिया गया कि इतने के अंदर डॉग है, इतने के अंदर कैट है। सो दिस इज इंस्टेंस सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब अलग अलग करना। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ usage in computer vision related to detecting of objects in an image. Next question. His face turns red after consuming the medicine. तो मेडिसिन उसने खाया और उसका चेहरा लाल पड़ गया। Is an example of which type of challenge an NLP machine faces. तो जब हम NLP मशीन के साथ हम उसको सिखाना चाहते हैं कि कैसे लोगों को समझे, यूज़र को ये बातों को कैसे समझे, तो कौन सा चैलेंज उसके सामने आता है या कौन सा चैलेंज ह्यूमन बीइंग के सामने आता है, इस सेंटेंस से कौन सा चैलेंज हमें दिखाई पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन डिफरेंट सिंटैक्स सेम सिमेंटिक्स, सेकंड इज मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, या डिफरेंट सिमेंटिक्स सेम सिंटैक्स। यहाँ पे सिंटैक्स मतलब होता है रूल ऑफ द सेंटेंस, ग्रामर ऑफ द सेंटेंस, और सिमेंटिक मतलब होता है मीनिंग, कि सेंटेंस से क्या मीनिंग निकल रहा है। तो क्या डिफरेंट सिंटैक्स और सेम सिमेंटिक्स मतलब हमने लिखने के तरीके चेंज किए हैं लेकिन मीनिंग सेम है? क्या मीनिंग अलग अलग है लेकिन सिंटैक्स सेम है? मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड या परफेक्ट सिंटैक्स नो मीनिंग? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस सेंटेंस के लिए? तो करेक्ट आंसर इज मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। क्यों? तो पहले तो देखें चैलेंजेस कौन से हैं।
ये आता है 2+3 = 3+2। तो 2+3 को हम चाहे 2 को पहले लिखें चाहे 3 को पहले लिखें, आंसर सेम ही आएगा। बैट एंड बॉल, बॉल एंड बैट। तो इस दोनों केस में देखा जाए तो ये हमारे सिंटैक्स तो चेंज हुए हैं लेकिन मीनिंग सेम है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, 3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2 इन डिफरेंट वर्जन ऑफ पाइथन। तो अगर हम पाइथन 2.7 में करेंगे तो 3/2 को सॉल्व करके ये 1 कर देगा, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू को ये इग्नोर कर देगा। जबकि पाइथन 3 में करेंगे तो उसको 1.5 इसकी वैल्यू होगी। तो सिंटैक्स सेम है लेकिन अलग अलग वर्जन पे हमने उस सिंटैक्स को लिखा तो मीनिंग बदल जा रहा है। हिज फेस टर्न्स रेड आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन। अब यहाँ पे जो फेस टर्न हुआ है रेड, इज़ ही हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन। तो क्या वो लाल इसलिए हुआ है क्योंकि उसको एलर्जी है, या उसको उसका टेस्ट इतना ख़राब लगा कि उसका चेहरा लाल पड़ गया, या उसको गुस्सा आ गया। यहाँ पे रेड के कई मीनिंग निकल के आ रहे हैं, दैट्स वाई मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ वर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एंड द फोर्थ इज़ परफेक्ट सिंटैक्स नो मीनिंग। ये सेंटेंस सब कुछ ठीक है, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं निकल के आ रहा। तो ऐसे कुछ भी आप अपने मन से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ काल्पनिक सेंटेंस लिया, कोई काल्पनिक सिचुएशन दिया, जैसे चिकन्स कुक्ड फूड वाइल द मून ड्रिंक्स टी। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट ग्रामेटिकली बट डज नॉट मेक एनी सेंस। ओके, तो इस तरीके के चैलेंजेस, तो ये आपके 4 तरीके के चैलेंजेस आपके सामने हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच स्टेप ऑफ इम्प्लीमेंटिंग बैग ऑफ वर्ड्स वोकेबलरी इज रिटन एट द टॉप रो। तो बैग ऑफ वर्ड्स के प्रोसेस होता है। बैग ऑफ वर्ड्स जो कॉर्पस होता है, कॉर्पस क्या है, कलेक्शन ऑफ टेक्सचुअल डाटा इज कॉल्ड कॉर्पस, जिसको प्रोसेसिंग करना है। एनएलपी मशीन जिस टेक्सचुअल डाटा को प्रोसेसिंग करता है उसको बोलते हैं कॉर्पस। और उनमें से यूनिक वर्ड्स निकाल के एक साथ लिख देना, उसकी वोकेबलरी बना देना, उसको बोलते हैं बैग ऑफ वर्ड्स। और साथ ही साथ एट द एंड ये भी बताना कि वो वर्ड कितनी बार डॉक्यूमेंट में आया है। सो किस प्रोसेस या किस स्टेप में वोकेबलरी को टॉप में लिखा जाता है? टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, क्रिएटिंग डिक्शनरी, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट वेक्टर्स, या टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें वोकेबलरी को टॉप में लिखा जाता है? द करेक्ट आंसर इज creating document vectors. It is a natural language processing model which helps in extracting features out of the text which can be helpful in machine learning algorithms. तो टेक्स्ट में से फीचर्स निकालने का मतलब क्या है कि जो भी टेक्स्ट में जो भी टेक्सचुअल डाटा है, जो भी वर्ड्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार आ रहा है, उससे पता चलता है कि उस टेक्स्ट का, उस डॉक्यूमेंट का नेचर क्या है। In bag of words we get the occurrences of each word. Occurrences मतलब होता है frequency, and construct the vocabulary for the corpus. Vocabulary मतलब हर word को एक बार लिख देना। Now this is the complete process of bag of words. सबसे पहले टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा पैराग्राफ है उसको, जो कॉर्पस है या जो कंप्लीट पैराग्राफ है उसको मल्टीपल पैराग्राफ में डिवाइड करना, फिर पैराग्राफ्स को सेंटेंस में डिवाइड करना, सेंटेंस में से उनको वर्ड्स में डिवाइड करना। तो अलग अलग वर्ड्स निकाल के रखना, दैट इज़ कॉल्ड टोकनाइजेशन। और इसमें हो सकता है कि हम स्टॉप वर्ड्स को पहले रिमूव कर दें, तो हमारे पास सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से स्टॉप वर्ड्स हट के हमारे पास केवल वर्ड्स बच जाए। फिर क्रिएट डिक्शनरी, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड्स अकरिंग इन द कॉर्पस। तो जितने भी वर्ड्स हैं मल्टीपल टाइम आ रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे। एंड थर्ड इज़ क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स। इसमें जो आपको टॉप में दिखाई पड़ रहा है कि हमने सारे वर्ड्स को लिख लिया, और फर्स्ट सेंटेंस में, यहाँ पे सेंटेंस और डॉक्यूमेंट सेम मानेंगे, तो फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा वर्ड कितनी बार आया उसको लिखा, और बाकी जो चीज़ें नहीं आ रही हैं पूरे पैराग्राफ में, ये थेरेपिस्ट वर्ड, डाउनलोड वर्ड्स, हेल्थ आ रहे हैं, लेकिन वो सब वर्ड हमारे पैराग्राफ में आ रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में नहीं आ रहा, तो उसके सामने 0 लिख दिया गया है। सो थर्ड में क्या हुआ, इन दिस स्टेप द वोकेबलरी इज रिटन इन द टॉप रो। नाउ फॉर ईच वर्ड इन द डॉक्यूमेंट इफ इट मैचेस विद द वोकेबलरी पुट 1 अंडर इट। तो अगर एक बार आया तो 1 लिखा, अगर वो वर्ड दोबारा आया उसी डॉक्यूमेंट के अंदर तो उस 1 को इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया, फिर से आया तो 3 कर दिया, और नहीं आ रहा है तो 0 लिखेंगे। एंड फाइनली हमें ये जो स्टेप हमने पहले डॉक्यूमेंट के लिए किया है, ये हमें हर डॉक्यूमेंट के लिए इसको रिपीट करना है, और जैसे ही रिपीट करेंगे तो हमें एक टेबल मिलेगा, दैट टेबल इज नोन एज बैग ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 19, assuming that a fire prediction model always predicts that there is a forest fire irrespective of the reality, which statement will be false for this? तो मान लेते हैं कि एक फायर प्रेडिक्शन मॉडल है जो हमेशा यही बोलता रहता है कि आग लगी, आग लगी, आग लगी है, तो वो कभी फॉल्स बोल नहीं रहा। तो इन चारों में से कौन सी चीज़, जो स्टेटमेंट है, जो सिचुएशन हमारा उसका आउटपुट होगा,
कौन सा गलत है। क्या उस एआई सिस्टम की एक्यूरेसी बहुत लो होगी, क्या उस एआई सिस्टम का प्रेसिशन बहुत हाई होगा, इस एआई सिस्टम का प्रेसिशन लो होगा, या रिकॉल विल बी हाई। तो इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको सोचिए, अलग अलग वैल्यूज़ लेके देखिए कि क्या आप सही आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो अब देखते हैं। उसका प्रेसिशन जो होगा हाई नहीं होगा, उसका प्रेसिशन लो होगा, और रिकॉल इसका हाई होगा। तो लेट्स सी वाई। देखिए एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी होता है TP अपॉन TP प्लस FP प्लस TN प्लस FN। तो इस वाले केस की अगर बात करते हैं तो ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव तो ज़ीरो होगा, क्योंकि वो नेगेटिव बोलता ही नहीं है। तो TP अपॉन TP प्लस FP होगा। तो फॉल्स पॉजिटिव बहुत बार बोल देगा, ये आग लगी नहीं है लेकिन उसने बोली आग लगी है, तो क्या होगा, एक्यूरेसी कम होगा। दिस डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ एक्चुअल फायर्स टू फॉल्स अलार्म्स। इफ देयर आर मेनी फॉल्स अलार्म्स, एक्यूरेसी विल बी लो। सेकेंड, प्रेसिशन। प्रेसिशन में क्या है, TP अपॉन TP प्लस FP। यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव उसने कई बार बोला, तो जितनी बार फॉल्स पॉजिटिव बोलेगा डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी और आंसर छोटा हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ रिकॉल, अब उसने तो कभी फॉल्स नेगेटिव बोला ही नहीं है। रिकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, TP अपॉन TP प्लस FN। तो ट्रू पॉजिटिव अपॉन TP प्लस FN, FN की वैल्यू तो ज़ीरो ही है, तो फॉल्स नेगेटिव वो बोल ही नहीं रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा, TP अपॉन TP, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ऑलमोस्ट अगर वो एक दो बार फॉल्स नेगेटिव बोल भी दिया तो बहुत ज़्यादा वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू काफ़ी हाई रहेगी। और फोर्थ है F1 स्कोर। तो F1 स्कोर भी हमारा जो एवरेज निकलेगा दोनों का, हार्मोनिक मीन निकलेगा, तो इसमें भी लो जाएगा। 20. Imagine a spam email detection system that predicts whether an email is spam or not. The confusion matrix for the system is given below. तो अब एक confusion matrix आपके सामने है और आपको इसको सॉल्व करना है, सिलेक्ट द, और फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो भी चार ऑप्शन है आपको इन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को सॉल्व करके इसको खुद ही आंसर फाइंड करना है, और जब आंसर मिल जाए राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको AI क्वेश्चन बैंक का PDF साइट का लिंक है, और मेरे जो वीडियोस कंप्यूटर विजन और डाटा साइंस है उसका लिंक है। जो मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, वो भी आपको गूगल ड्राइव से मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। और AI हैंडबुक PDF का CBSE के साइट का लिंक है। Okay, so that's all for this video. Thank you and all the best.